ये क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिए थे, पहला टॉपिक हो गया था। आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? तो लुई 16 जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, टैक्स का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसके वजह से क्या हुआ कि ब्रेड का दाम बढ़ गया, बहुत टैक्स बढ़ गया, जो आम आदमी वहाँ के पे नहीं कर पा रहे थे। तो ओल्ड रिजिम मतलब क्या होता है, ओल्ड सोसाइटी, जो वहाँ के सोसाइटी ओल्ड सोसाइटी थे। देखिए हम लोग पढ़े थे कि 3 तरह का सोसाइटी वहाँ पे था, एक क्लर्जी थे, एक नोबल थे और एक जो फार्मर बिजनेसमैन स्मॉल फार्मर वो लोग थे थर्ड स्टेज में। तो राजा ने क्या किया, मीटिंग बैठाया, मीटिंग बुलाया कि आखिर ये सारे स्टेट जनरल को बुलाया मीटिंग में, और इसका सॉल्यूशन के लिए कि क्या किया जाए, टैक्स कैसे बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए। क्योंकि क्या हुआ था कि हम लोग देख रहे हैं कि टैक्स बढ़ाने की वजह से बहुत सारा बेस्टाइल जो उसका किला था जेल, उसमें आग लगा दिया गया था, तो बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन होने लगा था, जिसकी वजह से जो किंग है मोनार्च है उन्होंने मीटिंग बुलाया। और मीटिंग में क्या हुआ, ये मीटिंग कब बुलाया गया, 5 मई 1789 को। तो इस असेंबली में जो न्यू टैक्सेस का प्रपोजल रखा गया कि न्यू टैक्सेस आएंगे, कितना टैक्सेस दिया जाएगा। और ये मीटिंग कहाँ हुआ था, तो ये वर्साइल जो किला था राजा का उसमें हुआ था। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया और थर्ड स्टेट से कितना 600 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो थर्ड स्टेट से जो 600 मेंबर को बुलाया गया था, इसमें एजुकेटेड लोगों को ही बुलाया गया था। जैसे मिडिल क्लास हम लोग पढ़े थे ना, मिडिल क्लास वाले लोगों को बुलाया गया था। और इसमें पीजेंट्स, आर्टिसन और वुमेन को एंट्री नहीं दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो थर्ड क्लास के मिडिल क्लास लोग थे, जो 600 मेंबर आए थे, तो उन्होंने 40,000 लेटर को रिप्रेजेंट किया कि मतलब लोगों का क्या डिमांड है, उस डिमांड को लेकर के आए थे यहाँ पे पूरा करने के लिए कि हाँ ये डिमांड हम लोग इस मीटिंग में रखेंगे। फिर जो वोटिंग का सिस्टम था कि अगर कोई चीज़ का फैसला लिया जाता था और उस पर वोटिंग किया जाता था, तो स्टेज बाय स्टेज, मतलब 3 स्टेज था, फर्स्ट क्लर्जी, नोबल्स एंड थर्ड में जो आपका था स्मॉल पीजेंट और बिजनेसमैन। तो इसके पास सबके पास एक एक वोट का अधिकार था। ठीक है, एक एक वोट का अधिकार था। तो अब होता ये था कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों को तो टैक्स देना नहीं पड़ता था, फर्स्ट एंड सेकंड वाले को। ये लोग अपना एक एक वोट करके कोई भी रूल को पास करवा लेते थे, जिसकी वजह से थर्ड वाले स्टेज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो इनका पहला मांग था कि स्टेज वाइज स्टेज वोटिंग ना हो, हर एक मेंबर वाइज मेंबर वोटिंग हो। मतलब जितने भी लोग हैं, जैसे जनरल इलेक्शन में ये स्टेट वन वोट था, तो लुईस 16 जो है ये इसी को कंटिन्यू करना चाहते थे कि आगे भी यही कंटिन्यू हो। लेकिन जो थर्ड स्टेट के थे वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं थे, वो चाहते थे कि असेंबली में जो वोटिंग हो पूरा ऑल मेंबर पे हो। ठीक है, 1 मैन 1 वोट पे हो। ठीक है, ये इनका डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, जो इन्होंने कहाँ से लिया था, तो रोसोई बुक से लिया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस बुक से इन्होंने ये आइडिया को लिया था। लेकिन किंग क्या किया, किंग इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिए कि नहीं, जैसे पहले वोटिंग होते थे कि एक स्टेज एक वोट है, वही सिस्टम चलेगा। तो ये जो सिस्टम है, जो 1 मेंबर 1 वोट, ये नहीं चलेगा, ईच मेंबर 1 वोट नहीं चलेगा। तो किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेज के लोग थे वो असेंबली के बाहर चले गए, प्रोटेस्ट करने लगे। और वो उन्होंने क्या किया, उनके स्पोक पर्सन जो थे वो पूरे फ्रेंच को नेशन करते थे पूरे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है थर्ड स्टेट का था, 90% पॉपुलेशन था। तो उन्होंने क्या किया कि 20 जून को असेंबली हॉल में इंडोर टेनिस कोर्ट है, वहाँ पे इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टेड करना शुरू कर दिया। और पावर जो मोनार्ची का पावर था, किंग का जो पावर था, उस पावर को ख़त्म करने लगे, क्योंकि सारा पावर जो है किंग के पास नहीं होना चाहिए। और इसमें 2 लोगों का नाम है, जैसे मीराबाऊ और एबे सही है। ठीक है, तो ये जो थे मीराबाई ये नोबल्स थे, और एबे सीआई ये जो थे ये प्रिस्ट थे, ये लोग भी इन्हीं का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये थर्ड स्टेज का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये चाहते थे जो फेडरल प्रिविलेजेस है वो ख़त्म होना चाहिए। जो फर्स्ट एंड सेकंड को प्रिविलेज दिया जाता था कि वो जो है टैक्स ले सकते हैं, वो टैक्स नहीं पे करेंगे, तो ये सब ख़त्म होना चाहिए।
फ्रांस में सबको टैक्स हुआ है। ये लोग ओथ ले रहे हैं, टेनिस कोर्ट में ओथ ले रहे हैं। ये थर्ड स्टेज के लोग हैं कि हम अपना संविधान बनाएंगे और जो राजा का जो पावर है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे बुक भी लिखे, फ़िलोसफी भी लिखे। उस बुक को जैसे ये जो प्रिस्ट थे एबे सियाई, ये एक प्रिस्ट थे और इन्होंने लिखा था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है उसके बारे में लिखा था। अब ये इस असेंबली बन रहा था, वर्साइल्स में ड्राफ्टिंग हो रहा था, तो उस वक्त में द रेस्ट फ्रांस में अलग अलग जैसे गांव के, फ्रांस के गांव में क्या क्या हो रहे थे। तो फ्रांस में एक र्यूमर फैल गया था सब जगह। सबसे पहला चीज़ तो फ्रांस में क्या हो रहा था कि ब्रेड का प्राइस जो है वो बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि विंटर का सीज़न था। विंटर के सीज़न में जो भी हार्वेस्ट थे, क्रॉप थे, वो ख़राब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। इसी वजह से ब्रेड का दाम बढ़ने लगा। और जो बेकर्स थे उन्होंने क्या किया, काला बाजारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि ब्रेड के सप्लाई को रोक दिया और जो लाइन में खड़े थे बहुत लोग ब्रेड लेने के लिए, उनको महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग हंगामा करने लगे। एंग्री वोमेंस थे इसमें, वो लोग हंगामा करने लगे, शॉप को, दुकानों को तोड़ने लगे। जिसके एवज में क्या किए, राजा ने अपने मिलिट्री ट्रूप को भेजा पेरिस में कंट्रोल लाने के लिए। ठीक है, जो भी यहाँ पे हिंसा हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए। उसी के एवज में लोगों ने क्या किया था, लोगों ने जो स्टाइल किला था उसको बर्बाद कर दिया था। ठीक है, जो कंट्री साइड में, विलेजेस साइड में क्या एक रूमर फैल गया था कि मैनोर, इसको लैंड लॉर्ड्स कहते हैं, जो लैंड लॉर्ड्स हैं उन्होंने बहुत सारे बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स, मतलब बहुत सारे गुंडे को पाला है, रखा है। किस लिए? तो उनके क्रॉप को, जो पके हुए क्रॉप हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। तो जिसके एवज में जो किसान लोग थे, किसान लोग बहुत ज़्यादा नॉबल्स पे गुस्सा गए और हर नॉबल्स के घर पे अटैक करने लगे और उनके जितने भी गोदाम थे, गोदाम को लूट लिया गया। उनके गोदाम में जितने भी कागज़ थे उसको जला दिया गया, डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड को जला दिया गया। और इसके एवज में बहुत सारे जो नॉबल्स थे उन्होंने अपने घर बार को छोड़ करके, माइग्रेट करके दूसरे कंट्री में चले गए या अपने घर को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ के पीजेंट लोग हमेशा हमला करने लगे थे वहाँ के ज़मींदार पे। तो इसकी वजह से पावर जो है वो बहुत ज़्यादा, लोगों का पावर देखने को मिला। तो लुई 16 ने सोचा कि लोग जो है वो नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर दिया, लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से राजा ने इस प्रिंसिपल को मान लिया कि चलो ठीक है, ड्राफ्टिंग होगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और 4 अगस्त 1789 को असेंबली पास हो गया और एबोलिश्ड कर दिया गया फेडरल सिस्टम को। जैसे टैक्स जो है हर लोग पे करेंगे, प्रीस्ट लोग पे नहीं करते थे, नोबल्स लोग पे नहीं करते थे, तो उनके जो प्रिविलेजेस हैं, जो उनका सुविधा है, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो चर्च, जो बहुत सारे ज़मीन को एक्वायर किए हुए थे चर्च, उनके चर्च के ज़मीन को भी सरकार ने अपने पास ले लिया और उनके टैक्स को भी ख़त्म कर दिया, जो चर्च जो टैक्स लेते थे। अब यहाँ पे फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची कैसे बना? तो ये यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है आपका कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बना तो लोग चाहते थे कि जो पावर है, जो राजा का पावर है, वो हट जाए और एक आदमी के पास पावर ना रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड हो जाए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, जैसे लेजिस्लेटिव में, एक्सिक्यूटिव्स में और जुडिशियरी में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये किंग है, तो किंग का पूरा ओवरऑल कंट्रोल नहीं है। लोग क्या करते थे, पहले बहुत सारे लोग जो है वो वोट करते थे। ये बहुत सारे लोग जो है वो वोट करके 50,000 इलेक्ट्रोड को चुनते थे और ये 50,000 इलेक्ट्रोड जो है 745 मेंबर्स को नेशनल असेंबली में चूज़ करते थे। और ये लोग मिनिस्टर को चूज़ करते थे और एग्जीक्यूटिव को चूज़ करते थे और जुडिशरी को भी लोग चूज़ करते थे। और इस पे जो है किंग का ओवरऑल पावर नहीं था। इसमें देखिए बहुत सारे लोग जो है वोटिंग का राइट नहीं था। देखो, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, दो तरीके के सिटीजन में डिवाइड किया गया था फ्रेंच के लोगों को। तो एक्टिव सिटीजन वो कहलाते थे जो टैक्स पे करते थे। ठीक है, जो टैक्स पे करते थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्शन। ये इनडायरेक्टली इलेक्शन होता था क्योंकि सारे लोग वोट नहीं करते थे मिनिस्टर को, ये लोग इलेक्ट्रोड को वोट करते थे। इलेक्ट्रोड जो है नेशनल असेंबली को वोट करता था और इससे जो है मिनिस्टर लोग बनते थे। तो एक्टिव सिटीज़न उसे कहते थे जो वोट देते थे, जो 25 साल से एबव हों। ठीक है, जो टैक्स पे करे 3 दिन का लेबर के वेजेस के बराबर जो टैक्स पे करते थे, उन्हें एक्टिव सिटीज़न कहा जाता था। और पैसिव सिटीज़न उसे कहते थे जो
टैक्स पे नहीं करते थे, और जो 25 साल से कम उम्र के हों और जो औरतें लोग हों उनको भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाता था, तो उनको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था असेंबली में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा, इस फिगर को। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद डिक्लेरेशन हुआ कि हर को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, लाइफ ऑफ फ्रीडम, स्पीच, ये सब इक्वल राइट्स दिया जाना चाहिए सबको। तो इसमें जो लोग भी फ्रेंच में बर्थ पैदा होंगे वो फ्रेंच के सिटीजनशिप होंगे, और ड्यूटी ऑफ द स्टेट प्रोटेक्ट ईच सिटीजन इक्वल राइट, और इक्वल राइट मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे सब डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बना। यहाँ पे रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, कुछ पॉलिटिकल सिंबल है कि सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, तो ये सिंबल आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से थर्ड टॉपिक हम लोग नेक्स्ट में शुरू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम से